हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर होगा नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम क्लास 11th का 5th चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया कि किस तरीके से गैसेस की प्रॉपर्टीज होते हैं और कुछ गैसियस लॉ हमने देख लिया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, उन लॉज को हमने स्टडी कर लिया। और आज के इस चैप्टर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन को किस तरीके से स्टेट करा जाता है, किस तरीके से आपको इस गैस इक्वेशन पर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज किस तरीके से आता है, न्यूमेरिकल वगैरह किस तरीके से पूछा जाता है। तो आज के सेशन में हमने आपको बहुत सिंपल से, यानी कि बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत सिंपल वे से समझाने की कोशिश करी है। एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। Which of the following do you think is a correct relationship for the ideal gas equation? देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी इक्वेशन है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन का एक करेक्ट रिलेशनशिप हमें बता रही है। तो वो इक्वेशन है आपकी PV इज इक्वल्स टू NRT। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल्स टू NRT होती है, ठीक है, जो डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर ऑफ अ गैस। ठीक है, गैस के कुछ ये टर्म्स को आइडियल गैस इक्वेशन डिस्क्राइब करती है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर R होता है, ये R होता है कांस्टेंट, जो कि आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन है, तो आइडियल गैस इक्वेशन किस तरीके से स्टेट करा जाता है, उसका किस तरीके से स्टेटमेंट होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन स्टेट दैट प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume is directly proportional to the product of number of moles and temperature of a gas। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस स्टेटमेंट होता है आइडियल गैस इक्वेशन का, PV is directly proportional to NT। अब क्या होता है, PV is equals to, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनल साइन हटाना है तो आ जाएगा आपका इज इक्वल्स टू साइन। और प्रोपोर्शनल साइन जब भी हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो कांस्टेंट वैल्यू है हमारी यही R। तो हम लिखते हैं NRT। ठीक है, यहाँ पर N होगा NRT। तो ये जो R है यहाँ पर ये गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट रिलेशनशिप बताया गया आपको आइडियल गैस इक्वेशन का, वो आपको ऑप्शन सी में बताया गया, PV इज इक्वल्स टू NRT। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PV इज इक्वल्स टू NRT। नेक्स्ट, which of the following do you think is the correct relationship between the molar mass of a gas, temperature and its pressure? तो देखिए यहाँ पर हमें मोलार मास दिया गया गैस का, टेम्परेचर और प्रेशर, इनमें करेक्ट रिलेशनशिप हमें किस ऑप्शन में हमें दिया गया है, हमें ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ टर्म्स को याद रखना पड़ेगा। अब देखिए अभी तक तो हमने देखा प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, इतना ही देखा था। लेकिन ये कहाँ से आ गया मोलार मास ऑफ गैस इसमें? तो जैसे कि हमने क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इस तरीके से हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। तो n की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, और आपको करेक्ट रिलेशनशिप पता लग जाएगा इन थ्री टर्म्स के बीच में। तो जैसे कि अभी हमने देखा आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू NRT। ठीक है, तो PV इज इक्वल्स टू n की जगह पर आपको ये डालना है, सब्स्टिट्यूट करना है, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ मोल्स का। तो वेट इन ग्राम को हम स्मॉल m में लिखते हैं अपॉन यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M में। ठीक है, यहाँ पर हमने n की वैल्यू पुट कर दी इंटू R इंटू T। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रेशर यहीं पर रखिए और m अपॉन v कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, इसलिए हमने ऐसा करा RT, और यहाँ पर m को इस साइड लिख लीजिए। क्या करा हमने, बस हमने m को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और v को यहाँ पर लेकर आए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में v चले गया। ठीक है, तो P इज इक्वल टू m अपॉन v होता है मास अपॉन वेलोसिटी इज डेंसिटी। ठीक है, तो d RT अपॉन m। अब हमें देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है वो आपको मॉलिक्यूलर मास के टर्म में, तो m को यहाँ पर आप शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट साइड में, m इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन पी, क्योंकि हमने बस यहाँ पर इन दोनों टर्म्स का शिफ्टिंग कर दिया।
तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है मोलार मास ऑफ अ गैस, टेम्परेचर एंड प्रेशर का कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का देखिए करेक्ट रिलेशनशिप जो है बिटवीन मोलार मास ऑफ अ गैस एंड टेम्परेचर एंड इट्स प्रेशर का ये हमें ऑप्शन ए में दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और यहाँ से देखिए आप, यहाँ से मैं यहाँ पर रब कर देती हूँ, तो यहाँ से आप ये भी पढ़ सकते हो एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। What is the constant in ideal gas equation known as? तो ideal gas equation में जो constant होता है उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ideal gas equation क्या होती है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। ideal gas equation होती है PV is equals to nRT। तो यहाँ पर देखिए ideal gas equation में यहाँ पर जो R है ये है आपका ideal gas constant, और जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ पर ये जो R है, R को कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आइडियल गैस इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है उसे कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इस R की भी वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो देखिए R की वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज होते रहती है, जैसे कि अगर आपको एटमॉस्फेयर में कोई क्वेश्चन में आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया होगा तो R की वैल्यू भी एटमॉस्फेयर में चेंज हो जाती है। तो ये थोड़ा बहुत जो चेंज होती है R की वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन में भी हम ये सॉल्व करेंगे। फॉर नाउ आपको इतना पता होना चाहिए, PV इज इक्वल्स टू nRT में यहाँ पर जो R है ये आपका है आइडियल गैस कांस्टेंट, जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसमें यहाँ पर देखिए P है आपका प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, T है टेम्परेचर ऑफ अ गैस इन केल्विन। ठीक है, और R जो है ये होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट, Which of the following correctly depicts the combined gas law? तो देखिए यहाँ पर कुछ कंबाइंड गैस लॉ के लिए हमें कुछ इक्वेशन दी गई है, हमें बताना कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर हमें करेक्ट दी गई है अबाउट कंबाइंड गैस लॉ। अब देखिए ये कंबाइंड गैस लॉ क्या होता है, जैसे कि जो इक्वेशन कंबाइन करती है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ इनटू अ सिंगल एक्सप्रेशन, उसे कहा जाता है कंबाइंड गैस लॉ। अब देखिए जो कंबाइंड गैस लॉ होता है उसके लिए सबसे पहले आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता होना चाहिए, PV इज इक्वल्स टू nRT। अब देखिए यहाँ पर R को आप एक साइड लिख लीजिए तो हो जाएगा आपका PV अपॉन NT। अब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर जो N है नंबर ऑफ मोल्स जो है हर सिचुएशन में एक जैसे, जैसे कि मान लीजिए हमने दो यहाँ पर एक पिस्टन से हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है जिसमें गैस मॉलिक्यूल है, एक दूसरा यहाँ पर हमने कंटेनर लिया है जिसमें यहाँ पर भी आपके गैस मॉलिक्यूल है। अब देखिए आपने क्या करा, फर्स्ट केस में आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, तो सेकेंड केस में आपका क्या आपको देखने मिलेगा, प्रेशर इंक्रीज कर दिया आपने। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स दोनों भी केस में सेम होंगे। तो इस केस में क्या होता है, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ये देखिए ये इनिशियल स्टेट थी, इनिशियल स्टेट में देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर A फिगर है और ये B फिगर है मान लीजिए। तो A फिगर में हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स एक तरीके से जो N है ये हमारे गैस के मोल्स है, और यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा दी। देन हमने क्या करा, इसमें प्रेशर ज्यादा कर दिया, तो हमने प्रेशर ज्यादा कर दिया तो सेकेंड जो हमारी फाइनल स्टेज होगा उसमें हमें क्या देखने मिलेगा, तो इस तरीके से दो स्टेज होती है, इनिशियल और फाइनल स्टेज। ठीक है, तो P1V1 अपॉन T1, P2V2 अपॉन T2, यही कहता है कंबाइंड गैस लॉ। इनिशियल स्टेट में क्या था आपका, और फाइनल स्टेट में आपने जो भी आपने ज्यादा करा, प्रेशर ज्यादा कर लिया, वॉल्यूम ज्यादा कर लिया, तो उसके बाद आपको फाइनल स्टेज में क्या देखने मिलता है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन के थ्रू आप डिपिक्ट कर सकते हो कि किस तरीके से आपका क्या बढ़ा है क्या कम हुआ है। ठीक है, तो कंबाइंड गैस लॉ के लिए जो हमें करेक्ट इक्वेशन दी गई है वो ऑप्शन ए में दी गई है, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। नेक्स्ट, 1 mole of an ideal gas occupies a volume of dash liter at 273 Kelvin and 1 atmosphere pressure। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले आइडियल गैस जो है इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कोई भी आइडियल गैस का 1 मोल, ठीक है, कोई भी आइडियल गैस का 1 मोल, उसका टेम्परेचर 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो उस केस में वॉल्यूम क्या होगा। कोई भी गैस आप ले सकते हो, जैसे कि आपने लिया ऑक्सीजन, तो O2, अगर O2 हम गैस लेते हैं, O2 गैस कितना, 1 मोल O2 गैस, ठीक है, 1 मोल
O2 गैस अगर हम लेते हैं 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उस केस में उसका वॉल्यूम क्या होगा हमें ये बताना। इसी तरीके से नाइट्रोजन, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस हम लेते हैं 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस केस में जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.7। ठीक है, तो आपके देखिए एनसीईआरटी में पूरा पैरा दिया गया है, दिस पैरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बोल्ड लेटर्स में आपको बुक में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल गैसेस इज 22.7 लीटर पर मोल। ठीक है, कोई भी गैस ले लो आप, जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक, कोई भी गैस जो कि एक आइडियल गैस हो, तो उसका उस गैस का 1 मोल 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो उस केस में उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.7 लीटर पर मोल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 25 degrees Celsius, 760 mm of Hg pressure of a gas occupies 600 ml of volume. What will be its pressure at a height where temperature is 10 degrees Celsius and volume of a gas is 640 ml? तो देखिए यहाँ पर आपको दो सिचुएशन यानी कि इनिशियल फेज भी दिया गया है और फाइनल स्टेज भी दिया गया है आपको। इनिशियली क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई एक आपने कंटेनर ले लिया जिसमें आपने कुछ गैस के यहाँ पर मोल्स है और यहाँ पर आपने पिस्टन के थ्रू आप कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जो कि है P1, अगर हम देखें तो है यहाँ पर 760 mm ऑफ Hg। उसी तरीके से टेम्परेचर, आप कुछ टेम्परेचर आप हीट कर रहे हो, कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो जिसके थ्रू टेम्परेचर आपने T1 जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस रखा और वॉल्यूम जो है V इज इक्वल्स टू 600 ml। अब सेकेंड केस में क्या हो रहा है, फाइनल स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, T2 जो है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस और जो वॉल्यूम है V दिया गया है 640 ml। अब इस केस में हम बताना है कि प्रेशर आप कितना अप्लाई करोगे, P2 कितना होगा जब जो है V जो है आपकी यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर कम हो रहा है। तो एक तरीके से हमें P2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कि फाइनल स्टेज में क्या हो रहा है, हमें ये समझना है। तो उसके लिए आपको देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कंबाइंड गैस इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। जिस तरीके से हमने कंबाइंड गैस लॉ देखा था उसमें इक्वेशन देखी थी जो कि थी P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। ठीक है, तो P1V1 की वैल्यू आप पुट कर लीजिए। P1 है आपका 760 इंटू V1 है आपका 600 अपॉन T1 है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए डिग्री सेल्सियस में तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना, तो 25 जो है आपको उसमें 273 ऐड करना है, सो यू विल गेट 298। ठीक है, यहाँ पर T1 हो जाएगा आपका 298 केल्विन इज इक्वल्स टू P2 आपको पता करना है इंटू V2 जो है ये है आपका 640 ml अपॉन T2। टेम्परेचर 10 है तो 10 डिग्री सेल्सियस, अगेन आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 प्लस 10 इज 283 केल्विन। अब देखिए आपको P2 पता करना है, यानी कि P2 यानी प्रेशर आपको पता करना है कि फाइनल स्टेज में कितना प्रेशर होगा। तो आपको जो पता करना है उसको आप लेफ्ट साइड में लिख लीजिए और सारे टर्म को राइट साइड में कर लीजिए। तो देखिए 760 इंटू 600, 283 नीचे है तो यहाँ पर चले जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा अपॉन यहाँ पर 298 यहाँ पर है और 640 यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा लेफ्ट साइड में। अब देखिए इन सारे टर्म्स को आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट जो आपको P2 की वैल्यू देखने मिलेगी वो होगी 677 mm ऑफ Hg। यानी कि देखिए इनिशियल स्टेज में हमारा जो P1 था वो 760 था और सेकेंड केस में फाइनल स्टेज में क्या हो गया, हमारा प्रेशर कम हो गया 677। पहले प्रेशर ज्यादा था और नेक्स्ट केस में क्या हो गया, हमारा प्रेशर कम हो गया 677। ठीक है, यानी कि प्रेशर यहाँ पर था और आपने यहाँ पर इसको प्रेशर कम कर दिया, तो उस केस में आपका फर्स्ट केस में प्रेशर ज्यादा था और सेकेंड केस में आपका प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका बढ़ गया। तो एक तरीके से इस क्वेश्चन में हमें P2 की वैल्यू फाइनल स्टेज में कितना प्रेशर होगा, तो जब आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर इतना होगा तो आपका जो प्रेशर होगा फाइनल स्टेज में 677 mm ऑफ Hg। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी 1 मोल गैस के लिए, हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो जो आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है सबसे पहले तो आप वो लिख लीजिए PV इज इक्वल्स टू nRT।
अब देखिए 1 मोल ऑफ गैस, यानी कि यहाँ पर आपको n की वैल्यू, n क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 मोल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी आपको ये बता रहा है। तो बस आपको क्या करना है, सिंपली n के प्लेस पर आपको 1 वैल्यू पुट करनी है। तो PV इज इक्वल टू n की जगह पर यहाँ पर आप 1 पुट कर लीजिए RT, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ गैस यानी कि n की वैल्यू अगर जब 1 होगी तो आइडियल गैस इक्वेशन आपकी किस तरीके से हो जाएगी, PV इज इक्वल टू RT। तो ये जो इक्वेशन है ये आपको ऑप्शन डी में दिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, if a gas at 27 degrees Celsius is allowed to expand to thrice its original volume and pressure is half, then what will be its new temperature? तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ केसेस दिए गए, जैसे कि यहाँ पर हमें सबसे पहले तो बताया गया कि गैस का जो टेम्परेचर है यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस से T1 है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 27 को आपको 273 में ऐड करना है। तो 27 प्लस 273 अगर आप करते हो तो आपको केल्विन में आंसर मिल जाता है, जो कि होता है 300 केल्विन। अब देखिए आपने T1 तो लिख लिया, अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए अलाउड टू एक्सपांड टू थ्राइज इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि जो V1 है वो क्या हो रहा है नेक्स्ट केस में, V1 का थ्राइज हो रहा है, यानी कि सॉरी V2 जो है यहाँ पर जो ओरिजिनल है हमारा V1 है। ठीक है, V1 है तो यहाँ पर क्या हो रहा है V2 में ओरिजिनल वॉल्यूम से 3 गुना बढ़ जा रहा है। ठीक है, V2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर देखिए, एंड प्रेशर इज हाफ, देन व्हाट विल बी इट्स न्यू टेम्परेचर। प्रेशर यानी कि P2 जो है ये हाफ हो जा रहा है, हाफ P1 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, और P2 इज इक्वल टू P1 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है, न्यू टेम्परेचर यानी कि T2 बताना है हमें कितना होगा। तो वही इक्वेशन, ठीक है, जो कि है आपकी कंबाइंड गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। अब यहाँ पर आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। P1 क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए P1 को एज इट इज लिखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर P1 ओरिजिनल हमें जो वैल्यू है P1 V1 की वो ओरिजिनल है, V1 भी इसी तरीके से। T1 यानी कि हमें टेम्परेचर 1 दिया गया है 300 केल्विन। उसी तरीके से P2 देखिए P1 बाय 2 है, ठीक है, P1 बाय 2। उसी तरीके से V2 जो है 3V1 है अपॉन T2 तो हमें पता करना है। ठीक है, अब देखिए जो आपको टर्म पता है उसको आप एक साइड लिख लीजिए। तो P1 V1 यहाँ पर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो जो कैंसिल हो रहा है इसको आप कैंसिल करिए सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। 2 1s एंड 2 150 300। अब क्या करिए यहाँ पर देखिए P1 V1 को एक तरफ लिख लीजिए इज इक्वल्स टू जो आपको बताया, और जो 3 इंटू 150 एक तरफ लिख लीजिए, 3 इंटू 150। ठीक है, 3 इंटू 150 आपने एक तरफ लिख लीजिए, और क्या बचा आपका इंटू P1 V1 अपॉन T2 बच गया। अब देखिए यहाँ पर जो आपको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 150 आपका हो जाएगा 450। ठीक है, 450 इंटू P1 V1 अपॉन T2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका P1 V1। अब क्या कर लीजिए, सेम टर्म्स वालों को एक साइड कर लीजिए, सेम टर्म्स वालों को आपको क्या करना है एक साइड पर लिख लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये रब कर रही हूँ, तो यहाँ पर सेम टर्म्स वाले आपको एक साइड लिख लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर P1 V1 यहाँ पर एक साइड लिख लीजिए, जो आपको पता करना है, सबसे पहले इसको लेफ्ट साइड कर लीजिए, T2 हमें पता करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 450 एज इट इज P1 V1, और ये P1 V1 को हम इस साइड लेकर आ जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो देखिए P1 V1 इंटू P1 V1 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि T2 आपका जो है ये हो जाएगा आपका 450 केल्विन। ठीक है, तो आपको देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि आपको टेम्परेचर न्यू टेम्परेचर क्या होगा इन डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं पूछा गया है। तो आपको केल्विन में ही आंसर, क्योंकि आपको देखिए ऑप्शंस भी केल्विन में दिए गए हैं, लेकिन आपको ऐसा दिया जाता है व्हाट विल बी इट्स न्यू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या करना है उस केस में, सिंपली 450 माइनस 273 करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 177 डिग्री सेल्सियस उस केस में। लेकिन आपको इस तरीके से कुछ नहीं दिया गया क्वेश्चन में इन डिग्री सेल्सियस वगैरह, तो आपको जस्ट केल्विन में जो आंसर आ रहा है 450 केल्विन यही आंसर रखना है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 450 केल्विन। नेक्स्ट, the conditions of 1 atmosphere pressure and 0 degree Celsius are known as। तो देखिए ऐसी कंडीशन जिसमें जो आपका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर हो
और जो टेम्परेचर हो आपका वो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो प्रेशर जो है ये 1 एटमॉस्फेयर हो या फिर 10⁵ पास्कल हो, और टेम्परेचर जो है आपका ये 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन हो। तो इस जो कंडीशन है, जब आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या फिर 10⁵ पास्कल और टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन हो, तो इस कंडीशन को कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड जो आपका टेम्परेचर होता है वो आपका होता है 0 डिग्री या फिर 273, और प्रेशर जो होता है स्टैंडर्ड वो होता है 1 एटमॉस्फेयर और 10⁵ पास्कल। तो इस कंडीशन को कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बड़े सिंपल है, लेकिन उसके पीछे जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम आगे चलकर अभी हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे, तो यही सारे आपको जो कॉन्सेप्ट है वहां पर यूज करने हैं। इसीलिए पहले हम क्वेश्चन जो है ये सिंपल भी रखेंगे, कुछ मीडियम लेवल भी, कुछ डिफिकल्ट लेवल भी, ताकि आपके जो सारे कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जिसे हम मोलार मास भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट जिसे और मोलार मास भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम यानी कि कोई भी सैंपल का आप वेट ले रहे हो, यानी कि किसी भी सैंपल का आप एक तरीके से वेट ले रहे हो, उसका मास ले रहे हो। जैसे कि अगर हम बात करें, हमें ये बताना है फॉर एग्जाम्पल कि नाइट्रोजन, ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन लेते हैं तो N2 में आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, N2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, N2 यानी कि नाइट्रोजन का वेट लेना है। तो मास कितना होता है 14 ग्राम। ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलार मास कितना होता है, क्योंकि 2 मोल्स है, 2 इंटू 14 कर लीजिए, 2 इंटू 14। ठीक है, ग्राम पर मोल होता है। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 14 14 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हाफ, यानी कि 0.5 मोल्स। यानी कि N2 में, यानी कि अगर हम नाइट्रोजन में देखें, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 0.5 मोल्स। इस तरीके से आप मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर सैंपल के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, मास ऑफ अ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, if you have 1 mole of F2 at 1 atmosphere pressure and 0 degree Celsius, what is the volume of F2? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें F2 का तो दिया गया है कुछ इन्फॉर्मेशन F2 के लिए, जैसे कि यहाँ पर N की वैल्यू दी गई 1 मोल, P की वैल्यू दी, प्रेशर दिया गया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। इस केस में हमें बताना है कि वॉल्यूम कितना होगा F2 का। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले आपको क्योंकि हमें दो कंडीशन तो नहीं दी गई है, तो हम कंबाइन गैस इक्वेशन का तो यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक एक ही वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। देखिए प्रेशर कितना लिख दिया गया है यहाँ पर 1, तो 1 एटमॉस्फेयर, साइमल्टेनियसली आप यूनिट भी लिख लीजिए तो आपको कैंसल आउट करने में आसानी होगी, इनटू V इज इक्वल टू, V आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, तो हमने V लिख दिया, N दिया है 1 मोल, ठीक है 1 मोल, इनटू R। R देखिए यहाँ पर गैस कांस्टेंट होता है, तो R की कुछ वैल्यूज होती है, 2-3 वैल्यूज होती है R की, लेकिन देखिए आपको देखना है क्वेश्चन में प्रेशर किस टर्म में दिया गया, एटमॉस्फेयर में आपको दिया गया है प्रेशर। ठीक है, तो उस केस में जो आपकी R की वैल्यू होती है, गैस कांस्टेंट की तो जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, आपने यहाँ पर R की वैल्यू लिख ली, इंटू टी दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 273 केल्विन। अब देखिए जो आपको यहाँ पर पहले तो यूनिट्स आप कैंसिल आउट कर लीजिए, यूनिट्स देखिए एटमॉस्फेयर और यहाँ से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, मोल और यहाँ से मोल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन यहाँ से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया लीटर, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम का हमें जो यूनिट देखने मिलेगा वो लीटर में ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V इज इक्वल टू 0.082 इंटू 273, और यहाँ पर लीटर लिख लीजिए, तो 0.082 इंटू 273 आपका हो जाएगा 22.4 लीटर।
ठीक है, तो यहाँ पर V की वैल्यू हो जाएगी आपकी 22.4 लीटर। तो देखिए ये जो आंसर है आपका, ये ऑप्शन ए में है। सबसे पहले तो यह बात यहाँ पर देखिए क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करा है, इस वजह से पूरा वो आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन उनको आंसर पता लग जाएगा। लेकिन अगर जैसे कि अभी तक हमने जो पढ़ते आया है, कोई भी गैस हो, कोई भी आइडियल गैस हो, अगर वो आइडियल गैस जिसमें नंबर ऑफ मोल्स उनका जो हमें जो कंडीशन देखिए जो दी गई है वो देखना है, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया गया है, नेक्स्ट हमें प्रेशर कितना दिया गया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 0 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर दिया गया है। तो ये कौन सा दिया गया हमें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जब भी देखिए प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो कोई भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.7, तो 22.4, 5, 6, 7 इस तरीके से वैल्यू फ्लक्चुएट होते रहती है, उसका आपको थोड़ा सा वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हमने जो देखा उस स्टेटमेंट से हमें पता चला 22 पॉइंट समथिंग हमारा तो आंसर आएगा। तो जैसे कि बहुत से स्टूडेंट जो है ये पूरा सॉल्व करेंगे, अगर आपको नीट में क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पूरा ही सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर जिन स्टूडेंट को वो स्टेटमेंट याद रहा तो वो जस्ट कुछ ही सेकंड का ये आंसर था, कुछ ही सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप, वरना तो आपको 2-3 मिनट ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर जो कंडीशन दी गई हमें एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की दी गई, उस केस में अगर किसी भी गैस का हमें वॉल्यूम पूछा जाए तो वो होता है 22.4 और या फिर 22.7, ठीक है, लीटर्स हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, द आइडियल गैस कांस्टेंट R हैज यूनिट्स ऑफ। तो देखिए आइडियल गैस कांस्टेंट जो कि R, जिसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है, तो R के पास कौन कौन से यूनिट होते हैं, R की क्या क्या यूनिट्स होते हैं हमें ये बताना है। तो देखिए R की यूनिट्स के लिए आपको देखना है, प्रेशर आपको अगर जूल में दिया होगा तो उसके लिए R की यूनिट कुछ और होती है, प्रेशर आपको अगर एटमॉस्फेयर में दिया होगा तो उसके लिए R की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम देखें ऑप्शन ए में जूल पर केल्विन पर मोल है, तो उस केस में 8.314 कुछ इस तरीके से R की वैल्यू होती है। और अगर आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया होगा क्वेश्चन में, तो उस केस में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी R की, ये 0.082 समथिंग ये इस तरीके से होती है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो R की ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, सो दैट्स इट। इस लेक्चर को अब हम यही एंड करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी क्वेरीज है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।